गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 11th का बेसिक बात आप लोग को बता चुके थे। आज मैं आप लोग को क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अलजेब्रा का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का हम लगभग फार्मूला बता चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सब चलेगा, उसको आपको बाद में बताएंगे। पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट कर देते हैं। अलजेब्रा का पहला जो है चैप्टर है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अलजेब्रा, जिसमें कि पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा में पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा पहले समझिए। सबसे पहला जो था नंबर सिस्टम का जो खोज हुआ है, सबसे पहले जो नंबर आया है वो आया है नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं आप लोग प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, जो कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से जब काम नहीं चला, जब इससे कि इक्वेशन सब मतलब जब कि हल नहीं होने लगा, तो फिर एक नंबर सिस्टम का खोज हुआ जिसको कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया गया। नेचुरल नंबर में किसको शामिल कर दिया गया? जीरो को। तो कौन सा नंबर बन गया? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 4 5, इसी प्रकार से चलेगा। पहला नंबर सिस्टम में खोज हुआ, पहला क्या हुआ? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। इसके बाद फिर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जब नहीं काम चलने लगा, तब फिर एक नंबर सिस्टम हुआ जिसको कहते हैं इंटीजर नंबर। जिसको क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर का खोज हुआ, जिसको कि 0 ± 1 यानी पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ±2 ±3 ±4, इसी प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इसके बाद फिर जब इससे भी काम नहीं चला, तो फिर जो एक नंबर सिस्टम का खोज हुआ जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। जिसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। जिसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जिसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी कि जैसे कि जो p/q के रूप में, जैसे कि 3/2 5/2, इसी प्रकार से 5/3, इसी प्रकार से जितना भी नंबर है क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर क्या है? यानी परिमेय संख्या। जब इससे भी काम नहीं चलने लगा, तब जो है इरेशनल नंबर का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? इरेशनल नंबर। इससे भी जब काम नहीं चला तो कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। जैसे √3 √5, इस तरह से ये सब कौन सा नंबर है? √2, ये सब कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये सब कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं आप लोग। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। सब संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं। तब जब इससे भी काम नहीं चला, तब फिर जो है एक नंबर सिस्टम खोज हुआ जिसको कहते हैं रेशनल और इरेशनल को मिला करके इसको यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन मीन्स क्या होता है? जोड़। रेशनल और इरेशनल को मिला करके एक नंबर सिस्टम का खोज हुआ जिसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्या है? रियल नंबर ही है। क्या है? सब रियल नंबर ही है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके क्या बनता है? रियल नंबर सिस्टम। तो उस वक्त का सबसे बड़ा रियल नंबर सिस्टम ही था। तो रियल नंबर सिस्टम का खोज हुआ। इसके बाद फिर रियल नंबर जितना भी सब नंबर पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? रियल नंबर ही है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस वक्त का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या था? रियल नंबर सिस्टम। इसके बाद फिर जब इससे भी काम नहीं चलने लगा, तो एक व्यक्ति था हाडामार्क साहब। कौन थे?
हाडामार्क साहब था, इसी ने जो इसने नंबर थ्योरी पर जब डिस्कस कर रहे थे, नंबर थ्योरी पर जब रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त इनको जो है बहुत सारा थ्योरम जो है x² + 1 इस प्रकार के आने लगे, x² + 2 इस प्रकार से जब इस क्वेश्चन सब आने लगा, जब इसका हल ढूंढने लगा, यानी इसका हल जब करने लगा तो ये सब माइनस में आने लगा। इसका जब हल करने लगा तो क्या जाने लगा, माइनस में आने लगा। इसका जब हल निकालने लगा तो माइनस में। तो इसी प्रकार से माइनस जब आने लगा तब इसको निगेटिव में तो रूट नहीं निकलता है किसी का, इसीलिए जब इसका निगेटिव में निकलने लगा तब इसने कहा कि अभी भी नंबर सिस्टम का क्या, अभी पूर्ण रूप से हम लोग का अधूरा है, यानी नामुनासिब है, अभी इनएडिक्वेट है, यानी खोजा मतलब पूरा नंबर सिस्टम का खोज नहीं हुआ है। तब उसी वक्त एक व्यक्ति आए जिसका नाम है आइलर। क्या व्यक्ति का नाम है, आइलर। आइलर इसी ने जो है नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि जो है नंबर सिस्टम के बारे में इसी ने एक नंबर का खोज किया जिसको जो कि डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, माइनस जो है √(-1) का वर्गमूल के रूप में। इसके लिए एक नंबर का खोज किया जिसको आई कहते हैं। √(-1) इक्वल टू क्या होता है, आई, यानी आई इक्वल टू क्या आ गया, √(-1). तो इसने जो है उस वक्त आइलर वैज्ञानिक जो था, साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, इसी ने नंबर सिस्टम में आइलर यानी आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा यानी आई का खोज किया, आई के बारे में बताया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इसने शक्ल दिया। यहाँ पर i² इक्वल टू क्या आ जाता है, -1। i² इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। उस वक्त जो है इसी ने इसको खोज किया है, आइलर वैज्ञानिक। आई इक्वल टू इसने क्या नाम दिया, √(-1) और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i² का मान क्या हो जाएगा, -1। तो इसको आप लोग अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा, i का मान क्या होता है, √(-1). इसके बाद i² का मान क्या हो गया, -1। उस वक्त का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर था। लेकिन जब हाडामार्क साहब जो था वैज्ञानिक थे, इसने जब नंबर थ्योरी पर डिस्कस कर रहे थे तो उसको जो है इस तरह का समीकरण बहुत सारा आने लगा। तो इसके लिए इसने कहा कि अभी भी हमारा नंबर सिस्टम का खोज नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से पूरा नंबर नहीं आया। तो उस वक्त ही एक व्यक्ति आए जिसका एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इसी ने आइलर नाम था इसका, इसी ने आई इक्वल टू √(-1) दिया। यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम का खोज किया, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का खोज हुआ, जो कि वैज्ञानिक क्या था, आइलर साहब। तो इसी ने बताया कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर सिस्टम बन गया उस वक्त। और अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई दूसरा नंबर सिस्टम आया नहीं है और ना ही खोज हुआ है। उस वक्त का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अब क्या हो गया, अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, इसके बाद फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखा देते हैं थोड़ा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका डेफिनेशन लिखिए, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x + iy where x and y of the form x + iy where जहाँ x and y both are real, जहाँ x और y both are real
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स डिनोटेड बाई जेड। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा क्या लिखे हैं थ्योरी को। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी नंबर अगर यदि इस फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, वेयर जहाँ x एंड y, जहाँ x और y क्या कहता है, रियल हो। रियल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जितना भी नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 तक, जितना भी नंबर पढ़े हैं वो सब कौन सा नंबर था, रियल नंबर ही था। तो जहाँ पर x और y क्या हो, रियल हो, यानी वास्तविक संख्या हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स डिनोटेड, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है और इसे सूचित किया जाता है किससे, जेड से, यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस आई वाई। इसको याद रखिएगा, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित किया जाता है जहाँ पर x और y जो है दोनों नंबर क्या है, रियल है, और यहाँ पर i एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शक्ल हो गया लिखने का तरीका। तो यहाँ पर अब समझिएगा इसके आगे में, जैसे कि z बराबर 3 प्लस 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसी प्रकार से z बराबर 5 प्लस 6i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो इसी प्रकार से इसको ध्यान से देखिए। अब x को देखिए क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, आर ई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, आर ई ऑफ, यानी x इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिए, दैट इज x इक्वल टू क्या हो गया, आर ई ऑफ जेड। मतलब क्या है, x इज कॉल्ड, यानी x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी x जो है रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब वास्तविक संख्या का पार्ट है x न, यहाँ पर क्या है, x जो है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी x जो है रियल पार्ट है किसका, इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो उसी तरह से y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दैट इज y इक्वल टू आई एम ऑफ जेड। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज y इक्वल टू आई एम ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसको बोलते हैं। यहाँ पर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाया, इसको क्या कहेंगे, x को रियल पार्ट कहेंगे जेड का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इधर वाला को क्या कहेंगे, इमेजिनरी, y वाला को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब यहाँ पर जो है इफ याद रखिएगा, x जो है 0, x इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी पार्ट, then it is called purely imaginary part, then it is called purely imaginary नंबर कह दीजिए, पार्ट अच्छा नहीं, नंबर। मतलब क्या हुआ, कहता है यदि x 0 हो, यानी x क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन तब इट इज कॉल्ड, तब जो बचता है, क्या बचता है, प्योरली मतलब शुद्ध रूप से इमेजिनरी नंबर बचेगा। तब इसको क्या कहेंगे, x अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई वाई, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। आई यानी y के साथ लगाओ तो इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। x अगर 0 हो जाए तो
इसी प्रकार से इफ y इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। देन इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? प्योरली रियल नंबर। यानी कि y वाला पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी नंबर 0 हो जाए, देन तब कहता है इट इज कॉल्ड, तब इसे क्या कहा जाएगा? प्योरली यानी शुद्ध रूप से रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल नंबर बचेगा, प्योरली क्या बचेगा? रियल नंबर बचेगा ना। यहाँ पर अगर y वाला 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। अगर x 0 हो जाए तो y वाला बचेगा तो क्या कहते हैं इसको? प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इफ बोथ x 0 एंड y, इसको एंड पढ़ते हैं 0, देन it is called जीरो कॉम्प्लेक्स। कहता है कि अगर यदि बोथ मतलब दोनों x और y, दोनों कौन? x और y अगर यदि क्या हो जाए? 0 हो जाए, x भी और y भी 0 हो जाए, देन तब जो बचता है इट इज कॉल्ड, तब उसको क्या कहते हैं? जीरो कॉम्प्लेक्स। तो इसको कौन सा नाम है? इसका क्या नाम है? जीरो कॉम्प्लेक्स। आप लोग हिंदी और इंग्लिश नहीं कीजिएगा, मतलब हिंदी मैथ को ऐसे बेसिकली इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए। तो हम हिंदी भी बता रहे हैं, कोई भास्ट कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है जो कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बार समझा देते हैं, पहले देख लीजिए। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, कोई भी नंबर अगर यदि x प्लस आई वाई का शकल का हो, जहाँ पर x और y दोनों, x और y बोथ आर रियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ की दोनों x और y क्या हो? रियल हो, यानी वास्तविक हो, तो उसमें क्या कहते हैं? दोनों नंबर रियल होता है। देखिए यहाँ पर 3 + 4i, इसमें देखिए 3 और 4, देखिए ये क्या है? रियल है कि नहीं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए 3 + i, 3 और 4, इसको देखिए दोनों नंबर क्या है? रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है 3 और 4। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से लिखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके आगे एग्जाम्पल देखिए। पहला नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 + 3i। देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है, यानी इसको दैट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 + i × 3। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल हुआ कि नहीं? दैट इज यानी कि इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल क्या था? z = x + iy, x + iy। देखिए उस तरह का शकल है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं, z = 3 + 2/5i, यानी दैट इज क्या लिख सकते हैं? 3 + i × 2/5। ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का ही शकल हुआ। इसी प्रकार से तीसरा नंबर एग्जाम्पल z = cos θ + i sin θ। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है या नहीं?
जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। उसी प्रकार से साइन का भी रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच ही होता है रेंज। मतलब उसका जो है एक्स यानी उसका जो मान होता है कॉस थीटा का, आप लोग पढ़े थे जैसे कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस कहेगा 30 का मान क्या हो जाता है कॉस 30 डिग्री √3/2। इसी प्रकार से देखिएगा ये जो है -1 से 1 के बीच ही रेंज होगा इसका। इसी प्रकार के साइन 30 डिग्री बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसका जो रेंज होता है क्या होता है -1 से 1 के बीच ही होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है कॉस थीटा इक्वल टू आई साइन थीटा, ये भी किसका शकल हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से बोल सकते हैं, ये तो समझ गए आप लोग। अगर यदि चौथा नंबर जैसे कि इफ़ जेड इक्वल टू 4i दैट इज, तब क्या बोलिएगा इसको लिख सकते हैं। देखिए तो 0 + i × 4। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है या नहीं। अगर यदि कहीं पर z इक्वल टू 4i दे दे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया i × 4, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल क्या था x + iy। तो यहाँ पर x के जगह 0 हो गया और y के जगह कितना हो गया i × 4, यानी वो 4 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यदि x वाला 0 हो जाता है तो क्या कहते हैं, x 0 है देन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यदि z इक्वल टू लिख सकते हैं 3 मान लीजिए, देन तो इसको क्या लिखिएगा, z इक्वल टू 3 है तो इसको 3 + i × 4 लिख सकते हैं, सॉरी 0, i × 0। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल है या नहीं। इसको क्या बोलिएगा, प्योरली रियल। क्या बोलेंगे इसको, प्योरली रियल नंबर ना, प्योरली रियल बोलेंगे। अगर यदि 0 हो जाए तो बताए थे अभी एग्जांपल z इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0 + i × 0, यानी इसको क्या बोलिएगा, 0 कॉम्प्लेक्स। क्या बोलिएगा, 0 कॉम्प्लेक्स। 0 कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए z इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, 0 कॉम्प्लेक्स। ये सब एग्जाम्पल दे दिए आप लोग को, इसको आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंड डायग्राम। मतलब समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन डायग्राम जो है, एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था, इसने देखिए किस शक्ल रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेन डायग्राम, मतलब एक व्यक्ति था और आर्गेन है, इसी ने बताया देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए यानी सूचित किया जाए, उसको देखिए किस तरह से बताया है, उसको ध्यान से समझिएगा। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर जो है समझिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी था क्या एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एक्स प्लस आई वाई। तो आर्गेंड जो वैज्ञानिक था उसने जो बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट की शक्ल में यानी एक्स और वाई के शक्ल में लिख सकते हैं। किसने बताया आर्गेंड जो है, ये आर्गेंड जो एक वैज्ञानिक था साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, इसी ने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस शक्ल में लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के शक्ल में, एक्स और वाई के शक्ल में हम लिख सकते हैं। किसने बताया आर्गेंड ने, इसी ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका बताया। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं p = xy, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर O है मान लीजिए, तो यहाँ से L मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक L यानी P मतलब क्या हुआ एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या समझते हैं ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ई वाई कहलाता है, ई वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे एक्स कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे वाई कहेंगे, इसको क्या बोलिएगा वाई। और O से P को मिला देंगे, O से क्या मिलाएंगे P को, तो यहाँ पर देखिए O से P ये भी एक दूरी हुआ। तो यहाँ पर मान लीजिए एक थीटा कौन है, क्या है थीटा, एंगल इसका क्या है थीटा। और O से P की दूरी को आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको क्या पढ़ते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको आर से सूचित, आर बोलते हैं इसको, आर मान लीजिए O से P की दूरी क्या है आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको थीटा को जो बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा को, और इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी O से P और थीटा। अब यहाँ पर अगर यदि बोलेंगे x = सॉरी पहले यहाँ पर cos थीटा अगर यदि निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर cos थीटा = क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है cos थीटा = आधार बटे कर्ण, तो x बटे r हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कहेंगे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण होता है, यानी y बटे क्या हो जाएगा y बटे r न। इसी प्रकार से अगर दिखाएंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बटे यानी सॉरी y बटे x, यानी लंब बटे क्या होता है आधार, तो y बटे x। अगर यदि इसी में हम थीटा बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको बताए थे इधर थीटा ई सिंपल में है, इधर जब आ जाता है तो क्या हो जाता है इन्वर्स में बदल जाता है, tan इनवर्स y/x क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, यानी यही थीटा के बराबर क्या, इसको क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी इसको सॉरी गलती होगी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड मतलब यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब समझिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब मॉड जेड, यानी कि इसको आर्गुमेंट यानी आर जो कहते हैं आर = तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी r = क्या हो जाएगा √x² प्लस y² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया r √x² प्लस y², यानी इसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी r से सूचित करते हैं, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, यानी O से P की दूरी को क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि आप लोग को देखिए तो x अगर यदि बोले तो क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा r
कॉस थीटा। अगर यदि यहाँ पर बोलेंगे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा ना। अगर यदि यहाँ पर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ पर अगर यदि आपको बोलेंगे हम, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर अभी निकाले थे, क्या निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका कहेगा मैग्नीट्यूड निकालें, तो क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर थीटा यानी एम्पलीट्यूड कहो या आर्ग्यूमेंट कहो एक ही हुआ, इसको क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एक ही हुआ, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, यानी एम्पलीट्यूड कहिए या आर्ग्यूमेंट कहिए, यानी एक ही होता है। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा यानी क्या हुआ आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट भी पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी क्या हो गया थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक रिमार्क लिख देते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इफ यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू क्या है आई वाई, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर क्या है कि यदि z बराबर एक्स प्लस आई वाई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू क्या एक्स प्लस आई वाई बी वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, देन तब मॉडुलस ऑफ जेड या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तब इसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी दैट इज क्या लिख सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा यदि जेड बराबर कोई एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे, तब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या दैट इज क्या लिख सकेंगे मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दोनों का एक्स और वाई का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर समझिएगा, कहेगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या इसी को एम्प ऑफ जेड या इसी को कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या इसी को बोलते हैं आर्ग जेड आर्ग ऑफ जेड या इसको क्या बोलेंगे आर्ग ऑफ जेड या आर्ग जेड भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ एम्प जेड बोलिए या फिर आर्ग जेड भी बोल सकते हैं आर्ग जेड। तब इसका जो है क्या हो जाएगा आर्ग जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहिए या फिर एम्प जेड कहिए या फिर और मीन्स क्या होता है या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहिए या फिर आर्ग जेड कहिए, यानी क्या हो गया टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस पर एक अभी सवाल बता रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए। तो
अगर यदि आपको कहीं मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट निकालना रहे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। जैसे कि एक सवाल ले रहे हैं, देखिए लेट मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस रूट 3i, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर देखिए आपको दे दिया है z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3i। यहाँ पर आपको क्या कहता है मैग्नीट्यूड निकालिए यानी मॉड z निकालिए। तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पर यहाँ पर रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो गया 9 3 12 हो गया। इसी को वर्गमूल तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 रूट 3 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक। अगर यदि आपको कहेगा क्या निकालने कहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी आर्ग जेड इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी निकल रहा है। आर्ग्यूमेंट निकालिए तो क्या हो जाता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। क्या फार्मूला आता है आर्ग्यूमेंट इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो यहाँ पर देखिए y क्या है यानी x, यहाँ पर हुआ y हुआ, तो यहाँ पर y क्या है आपका देखिए तो टेन इनवर्स रूट 3/3, x क्या है 3। तो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 3/3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, कट जाएगा, क्या बचेगा टेन इनवर्स 1/√3, यही ना टेन इनवर्स 1/√3। और यहाँ पर क्या बोलिएगा इसको टेन इनवर्स 10 कितना डिग्री का मान होता है π/6 का मान होता है। क्या होता है π/6 यानी 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा बताए थे, इन्वर्स चैप्टर में हम आप लोग को क्लियर होगा। अभी हम बेसिक में बताए थे हम टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा यानी क्या हो गया π/6 यानी कितना डिग्री 30 डिग्री। इसका आर्ग्यूमेंट क्या निकला 30 डिग्री और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला आपका 2√3। यानी जिस तरह अभी बताए थे इस प्रकार से यहाँ से जो था यहाँ इस प्रकार था ना, यहाँ पर p इक्वल टू यहाँ पर क्या था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोऑर्डिनेट का शक्ल में लिखते थे। यानी यहाँ से O से P की दूरी और O से L की दूरी, यहाँ पर जो O से P की दूरी मेरा क्या कहलाता था मैग्नीट्यूड कहलाता था, कितना निकला 2√3। और यहाँ पर इसका एंगल जो था एंगल क्या निकला थीटा मानते थे, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या निकला π/6 यानी 30 डिग्री निकला। यही निकला आपका। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा तो उसमें कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालिए या फिर मॉड z निकालिए। क्या मॉड z, तो मॉड z इक्वल टू क्या हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस अगला दूसरा नंबर क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या एम्प जेड इसको पढ़ते हैं, या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, या फिर आर्ग जेड बोलते हैं। इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं लेट, यानी मान लिए जेड इक्वल टू 3 प्लस रूट 3i, देन क्या कहता तब फाइंड मैग्नीट्यूड, तब जो है निकालना है आपको क्या मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यानी क्या हो गया जेड इक्वल टू दिया हुआ तो मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला रख दिए हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, 12 यानी 2√3। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x और यहाँ पर tan इनवर्स तो √3/3। इसको कटा दिए, यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं √3 ना √3। इसके बाद फिर हल कर दिए, यानी कितना डिग्री आया 30 डिग्री यानी π/6। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, हम इसके आगे का वीडियो अगला वीडियो में डालेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से, जितना भी हम थ्योरी बता रहे हैं थ्योरी का आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके